हाय। आज के वीडियो में हम मॉडर्निटी के बैकग्राउंड के बारे में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मॉडर्निटी का इंट्रो कवर किया था कि हाउ मॉडर्निटी इज एन ऑल्टरेशन इन आवर कॉन्शियसनेस। मॉडर्निटी का जो टाइम पीरियड है वो 16th सेंचुरी के अराउंड माना जाता है कि तब मेन उसका टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है। तो जो बैकग्राउंड है मॉडर्निटी का उसको कवर करना भी जरूरी है कि भाई 5th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक क्या चल रहा था, ऐसा क्या हुआ यूरोप में कि मॉडर्निटी अराइज हुई। अब 5th सेंचुरी तक रोमन एम्पायर का प्रोमिनेंस था, बट मेन चेंज हुआ उसके बाद जब 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर जो है वो डिवाइड हो गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर में और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में। अब जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उस पर जर्मन्स ने अटैक किया था, वहां बहुत इंस्टेबिलिटी, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो सॉर्टेड था, उसमें बाइजेंटीन एम्पायर था। तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वहाँ इंस्टेबिलिटी थी तो पॉलिटी फ्रेगमेंट हो गई। पॉलिटी फ्रेगमेंट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा वॉरफेयर होंगे। वॉरफेयर के लिए क्या चाहिए? मिलिट्री चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? जब किंग्स जो है अपना जो लैंड है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को देंगे, जो अपना लैंड पीजेंट्स को देंगे कल्टीवेट करने के लिए। तो ये जो सिस्टम है फ्यूडलिज्म का वो इमर्ज होता है इस बैकग्राउंड में। 5th सेंचुरी से 9th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे हम देखते हैं कि ये डार्क एज बोला जाता है और इसको कॉइन किया गया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा। और उन्होंने क्यों, ढोल बज रही है तो थोड़ा आवाज आए तो इट्स ओके। तो फिर क्या हुआ कि डार्क एज बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं डार्क एज? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इंस्टेबिलिटी थी। इंस्टेबिलिटी होती है तो सबसिस्टेंस के लिए इतनी फाइट होती है। तो इस टाइम पे इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन बहुत ज्यादा था। अब आप ये देखो कि 5th सेंचुरी से 9th सेंचुरी में एक इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हो रहा है और एक फ्यूडलिज्म चल रहा है। फ्यूडलिज्म क्या, बहुत ज्यादा लैंड बेस्ड इकोनॉमी है, तो वहां पे क्या ट्रेड एनीमिया हो जाता है, क्योंकि एक लैंड से दूसरे लैंड, जो बड़ा वैसल का लैंड है उसके दूसरे वैसल के लैंड में भी ट्रेड इतना होता नहीं है, तो ट्रेड एनीमिया। मार्केट्स नहीं होंगे तो अर्बनाइजेशन नहीं होगी, तो अर्बन एनीमिया भी एक टर्म दिया गया है फ्यूडलिज्म के वजह से। अब जो 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसमें एक और चीज हो जाती है कि बहुत ज्यादा हार्श और एक्सटेंडेड विंटर्स आ जाते हैं। अब विंटर्स आएंगे तो सबसे पहले क्या चीज अफेक्ट होगी? एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया, ये सब चल रहा था। इसीलिए ये जो एक थिंकर है मार्क ब्लॉक, उन्होंने इस टाइम फ्रेम को ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म बोला है कि इस टाइम पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही हुआ, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फिट था वो ही सर्वाइव कर पाया। फिर ये हमने 5th से 10th सेंचुरी कवर कर लिया है। अब जो 11th सेंचुरी है उसमें ट्रांजिशन आया मेजर। क्या ट्रांजिशन आया? दो टाइप का ट्रांजिशन। एक कि क्लाइमेट चेंज हो गया, जो पहले हार्श विंटर्स थे अब थोड़े वार्मर विंटर्स हो गए, समर प्रोलॉन्ग हो गया। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया लोगों ने, लेंटिल्स उगाने लगे मेन क्रॉप के साथ, और इससे क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगी सॉइल की। उससे ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और सरप्लस रहने लगा एग्रीकल्चर का। दूसरी तरफ क्या हुआ? 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसमें बोला जाता है कि कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ। अब कमर्शियल रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर का जो सरप्लस है एक तो वो हुआ, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑब्वियसली बढ़ेगा। एंड दूसरी चीज ये है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, यहाँ से वूल और टूल्स और आने लगे। तो आप देखो बाहर से भी एक्सचेंज होने लगा और अंदर भी ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगा, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड भी बढ़ रहा था। तो ये एक कमर्शियल रेवोल्यूशन आया था 11th से 18th सेंचुरी तक जो चला था। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि 11th सेंचुरी में एक और चीज स्टार्ट हो गई थी, क्रूसेड्स। अब क्रूसेड्स क्या होते हैं कि देखो 7th सेंचुरी में जेरूसलम जो था वो बाइजेंटीन एम्पायर के पास। जेरूसलम एक बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिलीजन्स की इंपॉर्टेंस है, जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। तीनों अपने होली स्ट्रक्चर्स को जेरूसलम में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई। अब जो पहले तो वो बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर आता था, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद अरब्स ने उसको कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ? अरब्स ने मेडिटेरेनियन सी के आसपास का ये एरिया कैप्चर कर लिया, मागरेब रीजन कैप्चर कर लिया। मागरेब रीजन मतलब अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट जो मेडिटेरेनियन सी के कॉन्टैक्ट में। ठीक है, मागरेब रीजन को कैप्चर कर लिया।
उसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला वाला जो रीजन है स्पेन और पोर्चुगल, उसको भी कैप्चर कर लिया। तो ये सारे रीजन्स में से जो क्रिश्चियंस और ज्यूज थे वो चाहते थे कि अरब्स हट जाए, और इसके लिए उन्होंने होली रिलीजियस वॉर्स को फाइट किया, जिसको बोलते हैं क्रूसेड्स। अब जब क्रूसेड्स हुआ तो सबसे एक बढ़िया चीज ये, मतलब वैसे तो वॉर्स बुरे होते हैं, बट एक बढ़िया चीज ये हुई कि जो यूरोपियंस है वो अरब के गुड्स के साथ ट्रेड, मतलब कांटेक्ट में आए, अरब वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में आए। तो उससे क्या हुआ कि जो डिमांड थी ओरिएंटल गुड्स की वो बढ़ गई वापस, जैसे स्पाइसेस हो गए, सिल्क हो गया, और अरेबिक न्यूमरल्स का जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हुआ। तो ये सब एक्सचेंज हुआ, तो फ्लरिशिंग वापस हुई। और जो कमर्शियल रेवोल्यूशन और ये क्रूसेड्स के इस बैकग्राउंड में, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है, एक न्यू कम्युनिटी या क्लास इमर्ज हुई, जिसको बोलते हैं मर्चेंट क्लास। इसके वजह से एक न्यू पोर्ट टाउन्स बनने लगे, पोर्ट्स पे जहाँ पे ट्रेड होता था, जैसे जिनीवा, वेनिस, यहाँ पे पोर्ट टाउन्स बनने लगे, और यही सब के चलते और ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगा। तो इट इज अ साइकिल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1100 से 1300, जो 12th से 14th सेंचुरी के बीच में बोहीमिया और ट्रांसिल्वेनिया के बीच में सिल्वर माइंस मिले। अब सिल्वर माइंस मिलेंगे तो क्या आएगी, करेंसी। और क्या हुआ, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई इकोनॉमी की। जैसे ही मोनेटाइजेशन होता है तो ट्रेड एंड कॉमर्स इजी हो जाता है और बढ़ने लग जाता है, और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर बढ़ेगा, पर लेबर बढ़ जाएगा तो वेजेस, जो रियल वेजेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 12th से 14th सेंचुरी के बीच में। अब जो 14th सेंचुरी आएगा, 14th सेंचुरी में फिर से एक ट्रांजिशन आता है, और जब भी हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का ट्रांजिशन जो आया है उसमें होता है मिनी आइस एज आ जाता है। मिनी आइस एज में फिर से हार्श विंटर्स आते हैं, लोगों को दिक्कत आने लग जाती है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होता है। और दूसरी चीज ये कि ब्लैक डेथ आता है यूरोप में, जो 20% से 30% ऑफ द पॉपुलेशन को वाइप कर देता है। तो जो पॉपुलेशन अभी तक बढ़ रही थी कमर्शियल रेवोल्यूशन के चलते और बेटर क्लाइमेट्स के चलते, वो अब कम हो गई। लेबर की सप्लाई कम हो गई इसका मतलब, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमी थी तो प्राइसेस भी कम आ गए, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए, बिक ही नहीं रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो पीजेंट्स के साथ फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो पीजेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे कि वो एक प्राइस पे खरीदते थे उनसे और उससे हायर प्राइस पे मार्केट पे बेचते थे। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो मार्केट प्राइस था वो इतना कम हो गया था। तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने पीजेंट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवोक कर लिया, खत्म कर दिया। और लेबर कम हो गया था, क्योंकि जनता ही कम हो गई थी। तो लेबर अगर कम हो गया था तो जो लेबर की कॉस्ट है वो हाई हो गई। इसका मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, और कमाने का कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब सोर्स ही नहीं था, बहुत कम थे। तो इसीलिए इस बैकग्राउंड में फ्यूडलिज्म जो है बहुत अनसस्टेनेबल हो गया। और एक और चीज, जब जो रूलिंग क्लास थी वो बहुत बेनिफिट वो कर रही थी, क्योंकि उसको टैक्स उसका बढ़ रहा था। दूसरा ये कि उसका गन पाउडर आ गया था तो उसकी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। तीसरी ये चीज कि जो मर्चेंट क्लास थी वो रूलिंग क्लास को ज्यादा सपोर्ट करती थी, क्योंकि फ्यूडलिज्म में जैसे हमने पहले देखा था ट्रेड अनीमिया हो रहा था, मतलब वो लोग लैंड रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। बट मर्चेंट क्लास को क्या चाहिए होता है, और मार्केट चाहिए होता है, और जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो बेच सके। तो मर्चेंट क्लास का सपोर्ट किसको था, रूलिंग क्लास को। तो इसी बैकग्राउंड में फ्यूडलिज्म जो है डिक्लाइन हो गई। 14th सेंचुरी में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि 14th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गई। फिर 15th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में हमें पता ही है कि क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को दा गामा के बारे में हमें पता ही है। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि न्यू रूट्स की डिस्कवरी स्टार्ट होने लगी। क्योंकि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है टर्क्स के पास चला गया। अब कॉन्स्टेंटिनोपल बिल्कुल ही लैंड रूट पे था, जो यूरोपियन अरब ट्रेड में काम करता था, ओरिएंटल गुड्स में। लेकिन अब अरब्स बहुत दिक्कत करते थे यूरोपियंस को ट्रेड करने में, तो इसीलिए यूरोपियंस ने सोचा कि उनको एक न्यू सी रूट ढूंढना पड़ेगा ताकि वो ओरिएंटल गुड्स का ट्रेड कर सके। यही सब में उन्होंने न्यू सी रूट्स ढूंढना स्टार्ट किया, और इससे क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ। तो ये एक बैकग्राउंड है 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का, जो मॉडर्निटी के पहले का है। अब एक और चीज मॉडर्निटी के बैकग्राउंड में है रेनेसांस, पता नहीं क्या बोलते हैं, रेनेसांस।
तो उसमें क्या था कि वो 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में होता है, लेकिन वो उसका टॉपिक हम थोड़ा सेपरेटली उस पर सोचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैं थोड़ा सोच रही थी वीडियो पे, तो वो वाली वीडियो सही से थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बनाया। बट आई थिंक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए मेरे वापस से बोलकर, और अगर मेरा सुन के आपको भी कुछ हेल्प हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ दीजिए। थैंक यू, बाय।